मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी कुछ ऑकल्ट चीज़ें एक्सपीरियंस की है? मैं पहाड़ों में चले जाता था, गिर जाता था, 3-3 रातें पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं। लोग कहते हैं अरे शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई, मैं कहता तो बन गई। मिस्टर इंडिया काफ़ी ट्रिप्ड आउट मूवी थी उस टाइम के लिए। ये बचपन में भी मुझे लगा कि यार ऐसे कौन सोच रहा है। क्या चल रहा था आपके दिमाग में कंसेप्शन से पहले? आपके पेरेंट्स पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते थे? पार्टीशन वक्त हम आ गए थे, वो जो ट्रेन टू पाकिस्तान वो सही है, ऐसे ही आए थे हम। मेरी बहन और मेरी मदर ऐसे ही ट्रेन में थे जहाँ लोगों के कत्ल हो रहे थे, हम बच गए। कैसे बचे? वो मेरी मदर, हम बच्चे थे और वो हमारे ऊपर लेट के ऐसे लेट गई जैसे मर गई। हाँ, एक चीज़ होती है डिवोशन, वो डिवोशन बहुत पैशनेट होता है। अब फिर आप ऐसे किसी इंसान से प्यार करें जो इतना बड़ा डिवोशन आपका संभाल ले, वो इंसान तो नहीं हो सकता ना। वाह। आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में आपने स्टेबल शादियाँ देखी है? आजकल कम देखी हैं लेकिन कुछ देखी हैं। देखो, शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा समझना चाहिए अपनी नई सोसाइटी में। इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिड इट टेक टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द डिवोर्सेस हैपनिंग? तो ऐसे लगता है कि लड़ाई चल रही है, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो टेंशन में हो गई, लड़ाई कम करो, छोड़ दो इसको, डिवोर्स कर लो, ये कर लो। उसके बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा दुनिया में अब एक डिजीज़ है, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। लोनलीनेस होगी। मैं चाहता तो ये हूँ कि ये इंट्रो मैं शॉर्ट बना दूँ, पर कुछ कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत है। बहुत रेयरली मुझे मौका मिलता है कि मैं एक आर्टिस्ट से बात कर पाऊँ। शेखर कपूर सर फिल्म इंडस्ट्री के, दोनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड माने जाते हैं। बहुत सारी फिल्में बनाई है, मिस्टर इंडिया बनाई है, एलिजाबेथ की सीरीज़ बनाई है। आपने डेफिनेटली इनका कुछ वर्क देखा होगा खुद की लाइफ में। आज मैंने एक ब्रो कॉन्वर्सेशन करी है मेंस प्रॉब्लम्स के बारे में, इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। बहुत ज़्यादा डीप पॉडकास्ट है ये। मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके एंड ऑनेस्टली इनके साथ सरफेस स्क्रैच किया। बहुत कंटेंट बचा है, बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड होंगे शेखर सर के साथ, पर आज इनकी इंट्रोडक्शन आप एंजॉय कीजिए TRS में। शेखर कपूर का स्वागत है द रणवीर शो में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। रोज़ सुबह उठता हूँ, पूछता हूँ अपने आप से कैसे हो, तो जवाब तो दो, ठीक हो या नहीं ठीक हो। अगर नहीं ठीक हो तो फिर गलत, कुछ और गड़बड़ है तो ठीक होना चाहिए। बस हर मोमेंट पे यही बात होनी चाहिए, कैसे हो, ठीक हो, बिल्कुल अच्छे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी कुछ ऑकल्ट चीज़ें एक्सपीरियंस की है? वहाँ एक्सपीरियंस किए हैं। एक बार मैं पहाड़ों में चले जाता था, गिर जाता था, 3-3 रातें पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं। हाँ? हाँ, ये कब हुआ? ये जब मैं कोई 35 साल का था, तो उधर हिमालयज़ में निकल गया था। कहाँ? मैं गया था उस वक्त, अकेला निकल गया था। चलो, अब बताना पड़ेगा। हाँ सर बताइए, यही होता है पॉडकास्ट। नहीं तो फिर 30 साल का था और किसी लड़की से इश्क हो गया। तो वो कहीं हिमालयज़ में दूर में कहीं निकल गई थी, तो मैंने कहा यार मैं भी निकल जाता हूँ। वो तो किसी होटल में रहती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो लोगों ने, पागल हो गए, रात को हिमालयज़ में निकल जाओगे, गुम जाओगे, रास्ता आपको आता नहीं है, और आपने ये जो कपड़े आपके पास है नहीं, विंटर है। मैं कहा देखें क्या होता है, निकलते हैं। मैं निकल गया, फिर मुझे रात को पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा अब तो गया मैं, अब तो मर गया। तो एक पत्थर पर जाकर बैठ गया और एक्सेप्ट कर लिया कि डेथ आ रही है, क्योंकि वो पसीना आता था तो पसीना जम जाता था, वो ऊपर से वो निकालो तो फिर ठंड से मर जाओगे। बट डर नहीं लगा, मुझे इतना याद है, डर नहीं लगा। ये एक्सेप्टेंस थी कि अभी मैं निकला हूँ, यहाँ पत्थर पे बैठा हूँ, हिमालय में बैठा है, ठंड है, डर नहीं लगा। पर इतना ख्याल आया यार, मेरी मदर जो दिल्ली में हैं, सब कहते थे ओ शील जी थोड़ा मुंडा देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, कितना एक लफ्ज़ कहते हैं ना, वो डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। उससे बड़ी घिन थी मुझे। तो मेरी मदर बेचारी जाएंगी दिल्ली में कहीं की, तो कहेंगे वो की हुआ शेखर दे पुत्र, शील दे पुत्र नु, वो किसी हिमालय की कुड़ी दे पीछे पै गया और वहीं जाकर मर गया।
मेरी बेचारी मॉम, ये नहीं डर लगी मैं मर जाऊंगा कि यार बस ये मम्मी की टेंशन आ रही। मम्मी की टेंशन कैसे कैसे सहेंगी कि ऐसा हुआ। फिर सामने एक पहाड़ है अमादबलम करके, माउंट एवरेस्ट के साथ ही है वो। द मून रोज, चांद निकला, बादल हट गए, चांद निकला और बिल्कुल स्नो था और ऐसा वाइट सफ़ेद वो रिफ्लेक्शन आई स्नो की। मुझे ऐसा लगा ये माउंटेन मुझे कुछ कह रहा है, बात कर रहा है, कह रहा है उठ ना, अब निकल जा। उठ गया, फिर निकला, बच गया। अगर वो बादल ना हटते तो शायद वहीं बैठे बैठे मर जाता। और वो कोई एक्सेप्टेंस की, आएगा डेथ आएगा, लेकिन माउंटेन ने कहा नहीं अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी उठ, चलना शुरू कर। फिर चलना शुरू कर दिया। फिर दिन चढ़ा, दिन चढ़ा तो एक वो याक के साथ एक छोटा बच्चा आ रहा था। मैंने कहा यार यहाँ साथ में कोई गांव है क्या? वैसे देखता है मुझे, पागल आदमी है। हाँ इधर है गांव, तो उस गांव चले गया, बच गया। तो ऐसे करता रहता था मैं। लेकिन वो अगर मैं बताऊं तो बहुत पता नहीं समझा पाऊँ कि अगर मेरी एक इंडिविजुअलिटी है कि ये जो मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी है, लेकिन टाइम की भी मर्जी है। अगर मौत आनी तब मुझे समझ आए तो मौत की भी मर्जी है। कितनी मर्जियाँ आती हैं। मौत की मर्जी है कि इसको ये इसका टाइम आ गया है, वक्त की मर्जी है कि इसका टाइम आ गया है, मेरी मर्जी है कि मैं जीऊँ। कितनी मर्जियाँ आती हैं, कौन सी मर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली सब मिलजुल के आती हैं। तो तब समझ आती है कि हम इसीलिए जो है वो है, किसकी मर्जी है, कैसे, कितनी हज़ारों मर्जियाँ होती हैं, है कि नहीं? तो जो है इसलिए है, नहीं तो हम वो सब कहते हैं ना मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिल्म लोग कहते हैं अरे शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई, मैं कहता हूँ बन गई। वो मिस्टर इंडिया की अपनी मर्जी थी या श्रीदेवी की मर्जी थी? अरे वो अमेरिका चले गए, हॉलीवुड में केट ब्लांचेट को ढूंढ लिया, केट ब्लांचेट के साथ फिल्म बना ली। अरे शायद वो केट ब्लांचेट की डेस्टिनी थी, वो फिल्म की मर्जी थी। किसकी थी, क्यों थी? मैंने थोड़ी बनाई कुछ, ना मैंने कुछ किया, सब हो जाता है। लेकिन इतना है कि जो चीज़ आप करो, जो चीज़ आप करो पूरे पैशन के साथ। पैशन सबसे बड़ी चीज़ है, मौत से बड़ी चीज़ पैशन है। पैशन के साथ करो और बस बाकी सब हो जाता है या नहीं होता। लेकिन जैसे आपने कदम उठाया पैशन के साथ उठाओ, जैसे आपने कदम रखा, ये सिर्फ कदम उठाओ, कदम रखना ही, पैशन के साथ कदम उठाओ, पैशन के साथ कदम रखो। जो चीज़ आप करो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो बात ही है। लेकिन अगर पैशन के साथ बात करूँगा जैसे अब मैं कर रहा हूँ, तो बातों से आगे कुछ है। क्यों है पता नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों बैठा हूँ, लेकिन वो सवाल है या क्यों बैठा हूँ उसका कोई हल नहीं होगा अगर पैशनेट नहीं करूँगा। ऐसे बोर करके बैठ जाऊँगा तो फिर फ़ायदा क्या? इस मोमेंट का फ़ायदा क्या? तो इसको क्या दरवाजे खुल रहे हैं? मैं आपसे आज मिल रहा हूँ, ऐसे ही हो गया, क्या कोई दरवाज़ा खुल रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखते हैं ना, देखते हैं आगे क्या जाता है। 15 साल के बाद आप देखेंगे यार वो दिन शेखर कपूर आया था, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ। होता है, सब कुछ होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कि क्या होने वाला है वो किसकी मर्जी है? मर्जी की मर्जी है, बस यही बात चल रही है ज़िंदगी में। मर्जी की मर्जी होती है और कुछ नहीं। आप जो भी कह रहे हो, आपने जो भी अब तक कहा, आप हमेशा एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक बॉयल डाउन करते हो चीज़ों को। हाँ, 2 सवाल है। पहला सवाल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बारे में, पर एक्चुअली पहले मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, उस लड़की का क्या हुआ? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। वो लड़की ने किसी से शादी कर ली, उसके अपने बच्चे हैं। Okay. वो तो शायद इसलिए कि मुझे मौत के पास ले जाने के लिए उससे रिलेशनशिप हुआ था, क्या मालूम। बस वही था उसका पर्पस। ऐसा भी हो सकता है, पर्पस हज़ारों होंगे, पर उस वक्त अब तो उसकी शादी हो गई, वो तो बुलबुला गई, उसको पता ही नहीं मैं आया था।
ढूंढने उसको, आज तक नहीं मालूम उसको। बात करी आपने उनसे? हाँ, बात तो करी, हाँ, बाद में बताया मैंने बहुत साल बाद। वो कहती मुझे, अरे मुझे नहीं मालूम था तो इतना रोमांटिक आदमी है। तब तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन उसका पर्पस क्या था, उसको ढूंढने का पर्पस, उसको ढूंढना था या वो पहाड़ कह रहा था मेरे पास आओ, मुझे आपको कुछ सिखाना है। अब भगवान के बारे में बात कर रहे हो यहाँ? यार भगवान जो आपके लिए भगवान है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब पिछली फिल्म कर रहा था लंदन में, तो मैं अपने यहाँ से कुक लेकर गया, उसका नाम सुरेश है। तो वो रात को वो डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, डॉक्यूमेंट्री वो थी जो मैन आदमी चांद पे गया, मैन लैंडिंग ऑन द मून। सुरेश इधर आ, इधर आ, देख देख देख, मैन आदमी चांद पे जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद हंसने लगा। मैंने कि क्यों हंस क्यों रहा है सुरेश? उसने कहा, सर आप फिल्म मेकर हैं, मुझे मालूम है, आप विजुअल इफेक्ट्स करते हैं, आदमी चांद पे कैसे जा सकता है? चांद को तो मैं पूछता हूँ। मैंने कहा कि मतलब क्या है, यह तो साइंस नहीं जानता। आपकी साइंस है सर, मेरी साइंस थोड़ी। मैं तो चांद को पूछता हूँ आदमी कैसे जा सकता है। अब लंदन में एक साइंस म्यूजियम है, मैं उसको वहाँ ले गया। वहाँ जहाँ अपोलो स्पेसक्राफ्ट जो गई थी वहाँ पे, तो उसका एक रेप्लिका है, कुछ वीडियोस हैं, कुछ उनके स्पेस सूट्स के मॉकअप्स हैं ऐसे। मैं कहा देख सुरेश, इसमें गया था, ये देखो, हाथ लगाओ हाथ लगाओ, ये देखो उनके स्पेस सूट ऐसे। सुरेश काफ़ी इम्प्रेस हो गए। वापस आए तो मैंने कहा बता, आदमी चांद पे गया था? कहता हाँ सर, लेकिन। मैंने कहा लेकिन क्या है? सुरेश ने थोड़ा सा मुस्कुराया, कहा वो आपके चांद पे गया था, मेरे चांद पे नहीं। तो ये इसको अगर आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ जाए तो जो आप सोचते हैं वही तो है, और क्या है? जैसे आपने परसीव किया वैसा है, और क्या है? जो आपकी इमेजिनेशन, जैसा आपने देखा वही आपने देखा, इसलिए वही आपने देखा। जो सुरेश ने देखा वही देखा। अब सुरेश मुझे मानता है ये तो यार ऐसे ही कहता है, मैं सुरेश को कहता हूँ यार उसने तो थियरी नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन अलग अलग कॉन्शियसनेस सबके होते हैं और सब सही हैं। कौन गलत है? कोई नहीं गलत है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे आप मेरे मन में, आप वैसे हो। जितने लोगों से आप जिंदगी भर मिले हो उनके मन में आप दूसरे हो। तो आप कौन हो? जैसे आपने देखा वैसे हो। दुनिया वैसी होती है जैसे मेरे मन में दिखती है। वो मन ही दुनिया बनाता है। अगर मन नहीं है तो दुनिया नहीं है। मन नहीं है तो इटर्निटी नहीं है। मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मन है तो सब कुछ है। तो अक्सर वो जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं ना, आप हो ही नहीं। सारा वक्त तो यही सिखाया जाता है कि आप हो नहीं, नहीं हो, आप हो ही नहीं है। ये अपने आप को मान लो। जितने हमारे गुरु हैं, जितने हैं पतंजलि में, सबकी जगह ये है कि आप नहीं हो ही नहीं। कृष्ण के भी यही है कि आप है ही नहीं। आप अगर आपको होना है तो फिर कहानी बताओ, महाभारत की कहानी सुना दो, फिर आप हो। कहानी नहीं है तो आप नहीं हो। आपको होने के लिए आपको अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। कौन सुना रहा है आपको कहानी? आप ही तो सुना रहे हैं। आप अपनी कहानी अपने आप को सुनाते सुनाते अपने आप को बना रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जब आपकी मौत हो, आप गुजर जाते हैं, तो फिर आपकी आत्मा है। ये कैसे हो गया? जिंदगी भर तो मैं था नहीं, अब आत्मा है, वो मैं हूँ। तो गलत बोलते हैं। वो आत्मा को समझते नहीं। हम कहते हैं परमात्मा है। आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। उस परमात्मा थी, अब परमात्मा है। वो परमात्मा ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो परमात्मा ही यूनिवर्सल कॉन्शियस में से, आप जैसे एक सागर में से एक बूंद निकला। अब बूंद कहे अरे मैं तो बूंद हूँ। भाई तुम तो सागर हो। नहीं, मैं तो निकला हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। वो फिर हवा का झोंका आता है, बूंद सागर में वापस जाकर कहते हैं भैया कहाँ है बूंद? सागर कहेगा, गूंजेगा कौन सी बूंद? सागर हूँ। मैंने आज सोचा कि हम मिस्टर इंडिया की बातें करेंगे, पर हम फैब्रिक ऑफ रियलिटी के बारे में बात करें। ग्रेट, इट्स ग्रेट। मेरी बेटी जब 7 साल की थी, जी, 6-7 साल की थी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि डैडी मैं कैसे जानती हूँ कि आप ड्रीम वर्ल्ड में नहीं हो, कि मैं आपको ड्रीम कर रही हूँ? मुझे ऐसे कैसे मालूम, कि कैसे जानूँ कि आप हो? असलियत और ड्रीम वर्ल्ड में फ़र्क क्या है? मैंने कहा बेटे कोई फ़र्क ही नहीं है। जो आप देख रहे हो वो है। तो ड्रीम वर्ल्ड हूँ मैं, तो मैं आपके ड्रीम वर्ल्ड में हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये तो सैकड़ों साल से लोग पूछ रहे हैं, अभी भी नहीं बता पा रहे वो। क्योंकि आप बच्चे हो, आप फिर ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग, एडल्ट लोग कुछ गलत बता रहे हैं मुझे। इसी से अध्यात्म की शुरुआत हुई थी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत इसी से हुई थी, इन्हीं सवालों के थ्रू। और हम जब भी कहानी सुनाते हैं, जो पुरानी कहानी कहते हैं, एक दिन ऐसा था, वंस अपॉन ए टाइम,
वो टाइम, वंस अपॉन अ टाइम कौन सा टाइम है वो हम गायब कर देते हैं, फिर उसको हिस्ट्री करते हैं, फिर डेट दे देते हैं। आप साइंटिस्ट से पूछो भाई यूनिवर्स कब शुरू हुआ था, उनसे पूछो टाइम कब शुरू हुआ, बिग बैंग, जब बिग बैंग शुरू हुआ था वहाँ से टाइम शुरू हुआ। अच्छा ठीक है, बिग बैंग के पीछे टाइम नहीं था? नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। टाइम था, वक्त था कि वक्त नहीं था बिग बैंग से पीछे, वो नहीं बता पाएंगे वो आपको। और बिग बैंग कहाँ था? कहते हैं ना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, अगर साइंस में पूछें तो यूनिवर्स कहाँ से एक्सपैंड कर रही है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ से शुरू हुई? तो कहते हैं वो सब, वो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से शुरू हुई। तो ऐसा कोई टाइम पहले नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से ये बिग बैंग हुआ और ये पूरी जिस यूनिवर्स को हम मानते हैं वो शुरू हुआ। तो फिर तो सब जगह शुरू हुआ। अगर एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग सब जगह शुरू हुआ। और अगर कोई ऐसा वक्त नहीं था जहाँ बिग बैंग शुरू हुआ तो बिग बैंग अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ये सब हमारे इमेजिनेशन में चलता रहता है, चलता रहता है। और ठीक है, माइंड को ज़रा जिंदा रखना चाहिए ना, तो हम करते रहते हैं सवाल, ये जवाब सवाल पूछते रहते हैं। 20s और 30s में भी आपके थॉट्स ऐसे ही थे? मैं चाहता था, मेरे 20s में मेरी एक एम्बिशन था कि किसी गुफा में बैठ जाऊं, पर ऐसा था कि यार दुनिया से रिलेट करना है, मैं दुनिया नहीं छोड़ूंगा, पर किसी गुफा में बैठकर ऐसे। अब इंटरनेट आ गया है तो मैंने अपने आप से कहा देखो शेखर, अब तो इंटरनेट आ गया, अब एक थोड़ा सा वहाँ वायरलेस लगा के गुफा में बैठ जाओ और दुनिया से रिलेट करो। क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अभी जैसे ही आपने सवाल मुझसे पूछा, मुझे ख्याल है यही तो कर रहा हूँ। वैसे तो गुफा ही में बैठा हूँ मैं, लेकिन साथ साथ दुनिया से रिलेट करो, साथ साथ फिल्म भी बन रही है। लोग मुझे बोलते तो फिल्म क्यों नहीं बनाता, इतनी क्यों कम फिल्म बनाता है? मैं कहता हूँ भैया वो फिल्म की मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है, वो फिल्म की मर्जी बन गई। आपसे बात कर रहा हूँ कि क्यों बात कर रहा हूँ, है कुछ, गुफा में बैठा हूँ, लेकिन गुफा में बैठे बैठे गुफा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बैठने की ज़रूरत है। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें बैठने, उसमें एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। उसमें एग्जिस्ट करते करते फिर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, फिल्में भी बना रहा हूँ, दुनिया भी देख रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है कि द ओनली zen यू फाइंड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज द zen यू कैरी विथ यू अप टिल दैट पॉइंट। एब्सोल्युटली। मतलब वहाँ कुछ है नहीं, जो वहाँ है वो अब यहाँ आपके साथ है। अब वो गुरु यही कहते हैं ना कि भैया आपके यहाँ बैठने में, मेडिटेट करने में क्या फ़ायदा, जब दुनिया में रहो और तब ऐसे बैठो जैसे वही कह रहे हैं, मेडिटेट करो। ओके, मिस्टर इंडिया काफ़ी ट्रिप्ड आउट मूवी थी उस टाइम के लिए। ये बचपन में भी मुझे लगा कि यार ऐसे कौन सोचता है कि एक इनविजिबल मैन है, एक ऐसा विलन है, ऐसी स्टोरी लाइन। क्या चल रहा था आपके दिमाग में कंसेप्शन से पहले? अरे कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास वो कि यार एक इनविजिबल मैन पे कहानी बनाते हैं, लेकिन जब फिल्म बनाई, कैसे बनानी है? मेरे साथ एक 11 साल का शेखर कपूर बैठा हुआ था जिससे मेरी बातचीत चलती रहती थी। तो शॉट लिया, डायलॉग आया, तो मैं उस 11 साल के बच्चे से पूछता था, मैं भैया कैसे लगा? अरे यार छोड़, बहुत बोरिंग है। जब 11 साल का बच्चा, मैं देखता हूँ उसकी आंखें चमकती थी तो मैं सही कर रहा हूँ, अगर वो बोर हो जाता था तो नहीं, मैं कुछ सही नहीं कर रहा। तो उससे बात चलती रहती थी। वो मिनी मी जैसे कहते हैं ना, मैं शेखर कपूर 11 साल का, शेखर कपूर 36 साल का, एक दूसरे बात करते करते वो फिल्म बन रही थी। तो ऐसे ही बनाई मैंने, ऐसे ही बनाई। उस वक्त देखो कैसे होता। मुझे याद है जब अमरीश पुरी से मोगैम्बो की बात हुई तो उन्होंने कहा मोगैम्बो ही कैसे करना है? मैंने कहा आप ऐसे करो जैसे आप जैसे शेक्सपियर कर रहे हो। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, शेक्सपियर 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 हो भाई, मोगैम्बो मिस्टर इंडिया, क्या बात कर रहे हो शेखर? नहीं, मैंने कहा ऐसे करो जैसे शेक्सपियर आप बच्चों के लिए कर रहे हो, और वो ही नहीं, आप शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कहो जो छोटे छोटे गांव में जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो अब वो फिर उन्होंने पूरा अपने आप डेवलप किया। जो मोगैम्बो आया वो इन बातों से निकला। ये मैंने देखा कि जितने भी एक्टर्स नेगेटिव रोल्स प्ले करते हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़े अच्छे विलन हमें वो लगते हैं जिनके साथ हम हंस भी सकते हैं। कुछ भी आप कहो, कितने आदमी थे, अगर एक वो जो अपने वो शोले में था, वो उसके साथ हम हंसते भी थे यार, क्या क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। अमरीश पुरी मोगैम्बो के साथ हम हंस भी रहे थे।
तो सबसे सबसे ज़्यादा अच्छे विलन वो होते हैं जो विलन भी लगे, उनसे डर भी लगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ साथ हम थोड़ा हंस भी लें। मिस्टर इंडिया से रिलेटेड एक और सवाल है, अनिल कपूर के बारे में। क्या उन्हें पता था जब वो ये फिल्म में एक्ट कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा आइकॉनिक फिल्म बनेगी, और क्या आपको भी ये पता था? और आपसे भी रिलेटेड एक सवाल है कि आपने इनविजिबिलिटी को लेकर फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि आपको खुद इनविजिबल होना था? कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ऐसा आपने कोई इतनी गहराई के साथ? अनिल कपूर का सवाल वो जवाब आसान है। अनिल तो डरता, जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन डर गया था, जिस दिन शुरू की, अरे कि वो डरता बहुत है, वो बहुत डर गया था। बोनी कपूर या पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, हमारा सारा पैसा लगा हुआ है, पूरे फैमिली का पैसा लगा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, तो डर था। कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि पिक्चर चलेगी, इतने साल चलेगी। मेरा मानना ये है कि अक्सर डायरेक्टर्स खुद के पर्सनैलिटी को और खुद के सपनों को जीते अपने फिल्म्स के थ्रू। हाँ, इट हैज़ टू हैव बिन अ थॉट दैट हैड क्रॉस्ड योर माइंड कि इनविजिबिलिटी का कुछ तो फैक्टर रहा होगा आपके दिमाग में कि इनविजिबिलिटी को लेकर आपने एक पूरी फिल्म बनाई। हो सकता है, लेकिन ये भी सही है कि मैंने आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसमें हर कैरेक्टर मैं ना हूँ। वाह। मोगैम्बो भी मैं था, हवाई भी मैं ही था, मिस्टर इंडिया भी मैं ही था, बच्चे एक एक बच्चा मैं था। नहीं तो और कैसे बनाओगे? और तो और लोग जब मेरे को पूछते आपने बैंडिट क्वीन बनाई थी तो रेपिस्ट भी आप थे, मैंने कहा हाँ। नहीं तो मैं कैरेक्टर को समझूं कैसे? क्योंकि मैं अपने आप के अंदर जब झांकता हूँ तो वो रेपिस्ट भी मिल जाता है मुझे, इनविजिबल मैन भी मिल जाता है मुझे, मोगैम्बो भी मिल जाता है मुझे, वो हवाई भी मिल जाती है मुझे। वहाँ अंदर से तो ढूंढने पड़ते हैं सब कैरेक्टर। हम सब कुछ हैं जी सब कुछ है, हमारे अंदर सब कुछ है। जी। हमारी रिसर्च में ये निकल के आया कि ए आर रहमान कहते हैं कि आप उनके मेंटर हो इन मेनी वेज। कुछ तो ए आर रहमान बन गए थे जब मैं सबसे उनसे पहले मिला। उनको सिर्फ मेंटरिंग मैंने इतनी दी कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि भाई आगे जाके तुम्हारा सबसे बड़ा जो कंजम्पशन होगा वो फ़ोन रिंगटोन्स में होगा। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है। हुआ। फिर पूरा इंटरनेट के बारे में जब आने से पहले मैंने उनको समझाया कि इंटरनेट ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा करो। तो पूरा टेक्नोलॉजी में फिर उनको इंडिया से बाहर ले जाने के लिए मैं आई टुक हिम, हमने वो प्रोड्यूस किया बॉम्बे ड्रीम्स वेस्ट एंड में। तो तब मैं ले गया, एंड्रू लॉयड वेबर के साथ कहा। तो एंड्रू लॉयड वेबर तो बहुत नाराज़ हुए कि भैया मैंने इतनी वेस्ट एंड में म्यूज़िकल्स किए हैं, फैंटम ऑफ द ओपेरा की, एविटा की, सारा मेरा म्यूज़िक है, आप कह रहे हो कि कोई इंडियन को ले आओ। फिर बहुत समझाया, फिर वो रहमान ना आए, वो डर गया, बोले यार मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा वेस्ट में। मैंने कहा तो चल तो सही यार, मुझे कर लिया तो आपको भी कर लेगा। तो मुझे रहमान के बारे में इतना मालूम था कि जीनियस है। जीनियस क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन उसमें ह्यूमिलिटी थी और जीनियस था। वो अक्सर रहमान ऐसे करता है कि वो कहता है अच्छा अच्छा आप बैठो, ट्यून ट्यून नहीं है, अच्छा हाँ सुनता रहेगा सुनता रहेगा। फिर कहता अच्छा मैं ज़रा ऊपर घर जाके आता हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, आता हूँ। आधे घंटे के बाद आएगा और ऐसे ही करते ट्यून निकल आएगी। क्या करता है ऊपर जाकर? मुझे लगता है नमाज़ पढ़ता है, प्रेयर करता है, और प्रेयर में सब बातें सुन रहा है, उसके मन में बैठ गई हैं। फिर वो दे देता है फेथ को कि भैया आप जवाब दो। कहीं से फेथ को उसका वो ट्यून आ जाती है। वो ट्यून का जैसे आता नीचे जैसे अच्छा अच्छा ये एक बूंद, वो सागर का बूंद आ गया उसके पास, अब वो एक बूंद आ गया तो अब बना देता है। तो ये ह्यूमिलिटी मैंने देखी थी उसमें, बहुत बहुत हम्बल था वो। उसमें कोई अपना अपने एरोगेंस नहीं था। वो आए हैं इस शो पर, उन्होंने भी यही कहा, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आप, क्या बोले? उन्होंने कहा कि एक सूफी कहानी है, अगर आप खुद मानते हो कि आप एक भिखारी हो हमेशा लाइफ के लिए, स्पेशली अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो खुद को भिखारी मानना चाहिए। और मान लो कि आपकी एक बेगर्स बोल रहती है, आपके हाथ में एक कटोरी है, अगर आपने उस कटोरी को हमेशा खाली रखा तो भगवान उस कटोरी में आपके लिए तोहफे देता रहेगा, और फिर आप उस तोहफे को लेकर दुनिया को दे दो, करेक्ट। उस कटोरी को खाली रखो और फिर आ जाएगी, फिर भर जाएगी। दिल को ये कहते हैं ना, हम तो अपने दिल के बारे में ये कहते हैं ना, दिल को दे दो,
जो चीज़ आप दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, वो अगर दिल से दोगे तो भर जाएगा फिर। जी, मैं ऑनेस्टली प्यार के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जनरली स्पीकिंग 2 इंटेंस रिलेशनशिप्स हुए मेरे 20s के दौरान, हम्म, जहाँ इंटेंसिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हम्म, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तो क्या तब भी मैं इन दोनों रिलेशनशिप्स को एक इंटेंस तरीके से देखूंगा, या ये मेरे लिए कुछ भी नहीं होंगी। आई डोंट नो। और मैं अक्सर ये भी सिमुलेट करता हूँ ओके, मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत इंटेंसली प्यार करते हो, और हर आर्टिस्ट में वो प्यार करने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर किसी ने आपकी पूरी प्यार की इंटेंसिटी देख ली, शायद ब्रेकअप के बाद आप उनके दोस्त नहीं रह सकते। ये मैं मानता हूँ, ये शायद ये मेरी इमेच्योर थॉट है। तो मैं एक रियलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ जहाँ 50, 60, 70 साल की उम्र में मैं उन 2 इंसानों को मिल रहा हूँ फिर से और बात कर रहा हूँ कैसी रही आपकी लाइफ मेरे बिना। मेरे तो बहुत रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत। रोमांस के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा जिसमें रिस्पेक्ट नहीं था। इसलिए कोई भी ऐसा मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा जिसमें रिलेशनशिप, जब ऐसा नहीं मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन उसका कुछ नेचर बदल गया। जो पहले रोमांस था, सेक्सुअल था, इकट्ठे ज़िंदगी भर रहेंगे, वो नेचर बदल गया, लेकिन वो रिलेशनशिप रहा। एक बैलेंस शीट होता है ना, आप किसी इंसान को इतनी अच्छी तरह जान जाते हैं तो फिर उसको छोड़ना क्या। अगर उसमें रिस्पेक्ट था, अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं था, इज्जत नहीं थी अगर उस रिलेशनशिप पे, तो नहीं रहेगा। मैं तो हमेशा, मेरे जितने रिलेशनशिप हैं, जिस तरीके का भी रिलेशनशिप हो, उसमें इज्जत थी और इज्जत रही और इज्जत रही, तो सारे रिलेशनशिप सब मेरे दोस्त हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि इंटेंसिटी सिर्फ नहीं बढ़ती है, मैं भी यही सोचता था है जब 20 साल का था, अरे छोड़ो यार ये कब ख़त्म हो गया मामला, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। 30 में, 40 में या 50 तक ख़त्म हो जाएगा। 50 में आया, अरे यार ये क्या हो गया है मेरे साथ, ये तो बढ़ती रहती है, इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। बिकॉज जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हम अपने आप को, विजडम कहते हैं ना, इन विजडम जब बढ़ती है, आप एक चीज़ समझ आते हैं, लव, रिलेशनशिप, ये सब एक चीज़ होती है डिवोशन। डिवोशन में हिंदी में क्या बोलते हैं? भक्ति। मीरा की भक्ति कृष्ण की तरफ बढ़ती गई, बढ़ती गई, क्योंकि वो भक्ति थी। जो बचपन का प्यार होता है वो भक्ति में निकल जाता है। तो वो आप भक्ति को समझ जाते हैं, डिवोशन को समझ जाते हैं। वो डिवोशन बहुत पैशनेट होता है, और वो आप अगर लव और प्यार को ऐसे देखो, डिवोशन ऐसा होता है, राइट, बढ़ जाता है। उसमें जितनी आपकी ज़िंदगी है, हर एक चीज़, जितनी चीज़ें हैं वो डिवोशनल हो जाती हैं। इसलिए तो पार्ट बढ़ना चाहिए। अब फिर आप ऐसे किसी चीज़ से, ऐसे किसी इंसान से प्यार करें जो इतना बड़ा डिवोशन आपका संभाल ले, वो इंसान तो नहीं हो सकता ना। वाह। है ना, वो तो फिर आपका अंदर का ही कुछ है। वही हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपकी डिवोशन आ गई। अगर एक तरफ वहाँ चाहिए तो वो तो डिवोशन भक्ति है, और वो प्यार से कम नहीं है, वो वही है। अरे यार ये तो भगवान की तरफ से नहीं, आप भगवान, आपने वही चीज़ जो आपने बचपन में सीखी थी, किसी से प्यार करना, किसी के प्यार के थ्रू आपको अपने आप को समझना, यही तो होता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के थ्रू वो आपका एक शीशा बन जाता है ना, कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप शीशा मेरा, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ आप में। फिर आप अलग हो गए, बढ़ गए कहीं और, उनको कोई और मिल गया है, कोई और। अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हो, हर एक रिलेशनशिप में अपने आप को ढूंढ रहे हो। जैसे आप उम्र बढ़ती रहती है आपकी, आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ इतनी नैरो नहीं, ऐसी 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 ऐसी, और जब इतनी बड़ी बन जाती है तो भक्ति होती है। वो उस भक्ति में तो सब कुछ आ जाता है ना। तो फिर उसमें एक इंसान से भक्ति कैसे हो सकती है? तो बेसिकली जो प्यार आपको जवानी में फील होता है वो थोड़ा सा सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से भी आपको फील हो रहा होता है, और उसमें सेक्सुअलिटी भी मिक्स हो जाती है।
पर असल में अगर भगवान ने आपको प्यार करने की काबिलियत दी है, उस प्यार को आपको भगवान की तरफ नहीं, चैनलाइज करना चाहिए। वो भगवान नहीं थी काबिलियत। तो मेरा पहला प्यार तो था मेरी मतलब जब मैं 8 साल का था। फर्स्ट राइजिंग, जैसे आपको पहली सेक्सुअलिटी आती है, वो उन्हीं से आती है ना जो आसपास देखते हैं, या कॉमिक बुक पढ़ते हैं, उनमें से हो जाता है वो, तो आहिस्ते 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 वही चीज़ बढ़ती रहती है, वो दूसरा फॉर्म लेती है और दूसरा ऐड कर देती है, ऐड करती है, ऐड करती है, ऐड करती है। तो भगवान नहीं देता, हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन है भक्ति का। और मैं भक्ति ये नहीं कह रहा कि आप सारा दिन मंदिर में बैठे जप रहे हो, नहीं, आप जो चीज़ करते हो भक्ति के साथ करते हो। फिल्म बनाते हो तो भक्ति के साथ, आप किसी से बात करते हो वो उस वक्त वो भक्ति के साथ बात कर रहे हो। और वो नहीं कि भक्त की तरह आप गुरु भक्त, नहीं, वो नहीं, सिर्फ भगवान की बात नहीं हो रही। वो जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भक्ति के साथ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो भक्ति के साथ, पोइट्री पढ़ रहे हो तो भक्ति के, तो आहिस्ते 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 तो वही तो प्यार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो भक्ति में, डिवोशन में हो गया। मैंने एक्चुअली आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वो वाले प्यार के बारे में पूछा, पर मैं आपके आंसर के साथ काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। जो आपने कहा, एक्चुअली मे बी इट्स द आंसर आई वांटेड टू हियर ऑन सम डीपर लेवल। मेरी बेटी के साथ मेरा रिश्ता यही, वो बहुत मुझसे ज़्यादा वो इवॉल्व है। वो तो अक्सर डेस्टिनी की बात कर देती है और उसको मुझे समझाती है डेस्टिनी क्या होता है, सब कुछ। लेकिन मेरा उससे क्या है, बाप बेटे का रिश्ता है या भक्ति का रिश्ता है, डिवोशनल रिश्ता है। मैं तो कहता हूँ डिवोशन है, डिवोशनल रिश्ता है। और दिए गए हैं ये रिश्ते, हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को समझ लें कि हम भक्ति के लोग, हम भक्ति वाले लोग हैं हम। और वो भक्ति जैसे भगवान के नहीं, डिवोशनल। आपने ये मूवी देखी है सोल? एनिमेटेड फिल्म है। हाँ, देखी मैंने। उसमें फ्लो स्टेट, हाँ ये सब के बारे में बातें हुई हैं और हाँ बच्चों के लिए फ्लो स्टेट दिखाया गया है। हाँ। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं कि क्रिएटिव काम में भक्ति होनी चाहिए, भगवान के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, वो एनिमेशंस के थ्रू दिखाया गया है हाँ, बच्चों के बिल्कुल, लिए। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है वो। शायद मैंने 11-12 बार देखी है वो फिल्म, और हर बार मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आई डोंट नो, मतलब इट्स सच अ डीप फिल्म। मतलब बच्चों के लिए मौत के बारे में फिल्म कौन बनाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बच्चे सबसे ज़्यादा आपसे पूछेंगे मौत क्या होता है, क्योंकि वो मौत से डरते नहीं हैं। वो क्यूरियस है मौत। हाँ, क्यूरियस है, हम डर जाते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ इंटीमेसी, अभी लेटेस्ट जो मैंने फिल्म बनाई है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, वो उसमें ये है कि हम इंटीमेसी क्या होता है। मैंने इसमें बताई कि हम आजकल तो इंटीमेसी ढूंढते हैं वो डेटिंग ऐप्स पे, टिंडर हो, ये सब पे ढूंढते। वो है क्या है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? इंटीमेसी ढूंढ रहे हैं। वो इंटीमेसी क्या होता है, ये पूरी एग्जामिनेशन यही है कि इंटीमेसी क्या होता है। क्योंकि कभी भी कोई इंसान मर जाए, ये कभी तो मैंने कभी नहीं देखे इंसान के, भाई मेरा ज़रा चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाओ, मेरा ज़रा दिखाओ मेरा बैलेंस शीट क्या है। जिससे मैं प्यार करता हूँ कोई भी, या मेरा ज़रा हाथ पकड़ लो। जब हम पैदा होते हैं पहली चीज़ क्या करते हैं ना, बच्चे को माँ के इधर ब्रेस्ट पे रखते हैं। एक इंटीमेट एक्ट है। बच्चे रोते हैं रोते हैं रोते हैं, माँ के छाती पे आकर रोना कम कर देते हैं। उनको समझ आता है कि ये है दुनिया, इंटीमेसी रिश्ता। एक ये माँ और बेटी का रिश्ता कितना बड़ा होता है उस वक्त, माँ और बच्चे का। जब मर जाते हैं तो रिश्ता ढूंढते हैं, रिश्ता किसी, पूरी ज़िंदगी निकल गई, या मेरे शेयर प्राइस क्या हो गए, मेरे ये पिक्चर हिट हो गई नहीं हिट हुई, कितने पैसे बन गए मेरे, कितने ये हो गए। मरते वक्त कौन सा इंसान ऐसा कहता है, या मेरी शेयर प्राइस वैल्यू क्या है, करोड़ों में है सैकड़ों में है नहीं। वो चाहते हैं किसी का हाथ पकड़ लें ऐसे। जो पूरा हमारा लास्ट एक्ट है वो इंटीमेसी, तो ज़िंदगी तो इंटीमेसी है। तो ये लास्ट मेरी जो पिछली फिल्म बनाई मैंने इस पे बनाई कि इंटीमेसी क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं। सेक्सुअलिटी कैसे इवॉल्व होती है एज के साथ? सेक्सुअलिटी तो एक मेल फीमेल एक एक्ट है, जिससे आगे स्पीसीज नहीं बढ़ेगी है? जी। उस सेक्सुअलिटी को सिर्फ सेक्सुअलिटी मानेंगे तो वो तो ख़त्म हो गई है ना। वो तो उस सेक्सुअलिटी से दूसरे लव, इंटीमेसी, ये सब उसमें जुड़ी हुई हैं। जी। नहीं तो एक सेक्स एक्ट हो गया, वो तो मैस्टरबेशन हो गया, नहीं तो रेप हो गया। वो रेप, इसलिए मैं कहता हूँ कैसे सेक्सुअल एक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें और कुछ रिश्ता नहीं है।
उसमें और कोई इंटीमेसी नहीं है, आंख बंद करके करते हैं लोग। आप जब जाएंगे सब किसी आप करते तो फिर एक दूसरे को कोई रिश्ता नहीं होता। सेक्सुअलिटी तो ये रिश्ते का होता है, उस रिश्ते से कुछ और चीज़ें निकलती है, उस रिश्ते से कुछ और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पर एज के साथ सेक्सुअलिटी इवॉल्व होती है। हाँ, और इवॉल्व होती है, बहुत इवॉल्व होती है। डू यू लेट गो ऑफ इट? You don't let go of it. You don't, it's there, it's constantly there, it doesn't go. ये जो कहते हैं ना यार अब एज के साथ चली जाएगी कुछ, नहीं, it doesn't go, it never goes. रियली? Yeah, it never goes. आई वुड अज्यूम इट गोज, क्योंकि टीनेज से लेकर एज 30 तक तो इवॉल्व हुई है जनरली। मतलब एक बहुत बेस लेवल पर लिबिडो हल्के से कम तो हो जाता है इफ यू कंपेयर योर 16-year-old सेल्फ टू योर 30-year-old सेल्फ। Yeah, it matures because at 16 you're unable to control the urge. ऐसे होते जैसे अरे हवस सी होती है, वो होती है जो फिल्मों में देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। एज यू एज कुछ हवस बदल जाती है, हवस नहीं रहती, इंटिमेसी हो जाती है, रिश्ता ढूंढते हैं आप हर एक चीज़ में। ब्रीदिंग में भी आप क्या करते हैं, अरे आप सर सांस ले रहे हो, बैठो, ऐसे सोच भगवान अंदर गए हैं बाहर। सब चीज़ों में डिवोशन। आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में आपने स्टेबल शादियाँ देखी है? कम देखी हैं, पर Married- आजकल कम देखी हैं, लेकिन कुछ देखी हैं। मैरिड फॉर 50 years टाइप हाँ, देखी है? अब कम है। पहले जो मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत हैं, बच्चे हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि लड़ाई नहीं होती। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आपस में ये बात नहीं है, मैं नहीं रह सकती, सब होती हैं, वो तो रहने का है, वो तो एक रिश्ते में होगा ही। लेकिन स्टेबिलिटी वो कि उसके बावजूद एक प्यार रहे, उसके बावजूद चलता रहे। अब आप मुझसे पूछिए, मेरी तो 2 शादियाँ, 2 डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट ऑब्वियसली। लेकिन वो ऑल्सो है, जो लिखा हुआ है वो ऐसे हो रहा है। मेरी गलती, उसकी गलती नहीं, गलती तो है, स्टेबिलिटी की नीड तो है, लेकिन हुई नहीं। एक ज़माने में मैं ये कहता था कि मुझे डर है कि शायद अगर मेरी लाइफ में डिवोर्स हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने खुद के फैमिली में बहुत सारे डिवोर्सेस देखे हैं। पहले डर लगता था डिवोर्स से। आजकल क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्तों के डिवोर्सेस हो रहे हैं, मैं डिवोर्स को एज अ कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। जैसे कल एक स्पेशल फोर्सेस वेटरन आए थे शो पर, उन्होंने डेथ को लेकर ये कहा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डेथ देखी है कि अब वो अपने लव्ड वंस की डेथ सिमुलेट करने लगते हैं अपने दिमाग में। मर्डर नहीं, जस्ट नेचुरल डेथ, कि मान लो कि उनकी डेथ हो गई है, उसी तरह मैं खुद का डिवोर्स भी सिमुलेट करने लगता हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप डिवोर्स को मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिटैच हो रहा हूँ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिड इट टेक टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द डिवोर्सेस हैपनिंग? शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा समझना चाहिए अपनी नई सोसाइटी में। शादी क्या होता था? 2 फैमिलीज का रिश्ता होता था। 2 फैमिलीज, हाँ, 2 फैमिलीज आती थी इकट्ठे, कभी बिजनेस के, कभी ये, लेकिन फैमिली में एक कोई अकेले एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं होती थी, फैमिलीज की होती थी। मुझे याद है जब जितनी शादियाँ मैंने देखी अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की, 2 फैमिली इकट्ठी आती थी। अब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम निकल गया ना। वो पूरा जिस तरह से हम रहते हैं, अब छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो आपके जो बाहर हैं और आपकी जो बीवी के बाहर हैं, एक दूसरे को संभालने पड़ता है। पहले ऐसे होता था कि मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, उसकी अपनी पॉलिटिक्स होती थी, सिस्टर इन लॉ है, तो हम एक दूसरे से बांटते रहते थे एक दूसरे के बाहर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है शादी का, वो आपको रीडिफाइन करना है। हम चाह रहे हैं कि वो जैसे थी शादी वैसी ही रहे, लेकिन शादी और उस शादी में अब, पहले तो ऐसा नहीं था कि अब तो जैसे होना चाहिए, लड़की काम करेगी, लड़की शायद लड़के से ज़्यादा कमाएगी, वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा कमाएगी। तो अब उसमें कैसे शादी, कैसे उस आपके रोल्स क्या हैं, ये सब डिफाइन, पहले तो डिफाइन थे।
पहले तो बिल्कुल समझ गए थे कि ये डॉटर इन लॉ का रोल ये है और फादर इन लॉ के साथ ऐसा ऐसा सब जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली से होती थी। अब हम उस ज़माने में फंसे हुए हैं और शादी को उस ज़माने की तरफ से देखते हैं। अब नया ज़माना है, इसको हम शादी को दोबारा देखना चाहिए कि है क्या, शायद शादी होनी नहीं चाहिए, नहीं मालूम मुझे अभी कैसे होनी चाहिए। इसलिए इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं कि वो हम समझ नहीं रहे हैं कि लड़की एक औरत का रोल क्या है और आदमी का रोल क्या है, वो डिफाइन नहीं है, वो फ्लूइड है, ऐसा है, रोज़ बदल जाता है क्योंकि दुनिया बदल गई, रहने के ढंग बदल गए हैं। छोटे छोटे अपार्टमेंट में आप रहोगे, कैसे रहोगे? दोनों को काम करना पड़ता है, पैसे हैं नहीं इतने, काम दोनों को करना पड़ता है। बच्चों को कौन संभालेगा, कैसे संभालेंगे? जो भी डिसीजंस एक इंसान लाइफ में लेता है वो ऑब्वियसली एक बेहतर फ्यूचर के लिए वो डिसीजंस ले रहा है. सो आई एम अज्यूमिंग कि द डिसीजन ऑफ डिवोर्स इज फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम एंड फॉर अ हैप्पियर लाइफ. कोर थॉट यही है. ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, ये आपको ऐसे लगता है कि यार कभी कभी ऐसा है कि यार ये टेंशन है, टेंशन निकाल दो। टेंशन निकालने के बाद क्या होगा ये आप सोच नहीं रहे, उफ है ना? टेंशन निकाल दो ऐसे लगता है उफ. है ना? और हम ये नहीं कि एक बहुत बड़ा दुनिया में अब एक डिजीज़ है, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। लोनलीनेस होगी होगी वही है कि अब अभी तो ऐसे लगता है कि लड़ाई चल रही है, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो टेंशन में हो गई, लड़ाई कम कर, छोड़ दो इसको, डिवोर्स कर लो, ये कर लो। उसके बाद क्या होगा वो हम सोच नहीं रहे। पर आपके ब्रोज काफी नहीं होते लोनलीनेस को दूर करने के लिए? दोस्त होते हैं, हाँ, पर इंटीमेसी कहाँ है? दोस्त हैं लेकिन एक वो जो इंटीमेसी है, किसी के हाथ हाँ, पकड़ने की. हाथ हाथ पकड़ के सो जाओ किसी के साथ, या सुबह कोई आपसे बात करे, भाई कैसे हो आप, रोज सुबह। मतलब लोग फ्रीडम के लिए डिवोर्स चाहते हैं पर फ्रीडम के बाद जो होता है वो नहीं समझते. या फ्रीडम कैन बी वेरी लोनली। और ऐसा है जितने शहर बढ़ते रहे, जितनी आबादी बढ़ती रही है, आप देखेंगे लोनलीनेस सबसे बड़ी डिजीज़ हो रही है। और अब ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि सबसे ज़्यादा डिजीज़, सबसे ज़्यादा जितने आप, हाउएवर द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीज टुडे इज़ लोनलीनेस। कहा नहीं कि कोई पहाड़ों में अकेला रह रहा है, वो लोनलीनेस, तब तो आप वहाँ किसी नेचर के साथ हो, नदियों के साथ हो, पहाड़ों के साथ हो। सबसे ज़्यादा लोनलीनेस है शहरों में, जहाँ लोग ऐसे जुड़ के रहते हैं, वहाँ लोनलीनेस है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम सफरिंग के लिए पैदा हुए हैं. ऐसा कहते हैं सब लोग कि दुनिया, वो बुद्धा ने कितना सफरिंग कहा है कि भैया सफरिंग को समझ जाओ कि लाइफ सफरिंग है, ज़िंदगी सफरिंग है। मैं नहीं मानता ज़िंदगी सफरिंग के लिए है। मैं मानता हूँ वो जो हम करते हैं अपने आप को, वो सफरिंग बन जाता है। सफरिंग के लिए पैदा नहीं हुए हम, तो ज़िंदगी में जॉय के लिए पैदा हुए हैं। पेड़ को आप बोलें सफरिंग है? नहीं। एक पत्ता जो हिल रहा है वो सफरिंग है उसकी, ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो उसकी सफरिंग नहीं है, या उसका जॉय है? आप जिस तरह देखें, अरे यार तूफान आ गया, पेड़ ऐसे ब्रांच हिल रहा है, वो डांस कर रहा है कि पेन में है? वो पेड़ की इंटरप्रिटेशन है। पेड़ क्या समझ रहा है? मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 इंटेंस रिलेशनशिप्स हुए हैं. वो ब्रेकअप्स भी इसी वजह से हुए कि मुझे लगा कि ये ब्रेकअप के बाद शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और आसान हो गई. पर डेफिनेटली एक पीरियड था, एक मॉर्निंग पीरियड था, दुख का पीरियड, और दोनों में लंबा पीरियड था ये, जहाँ टाइम लगा टू गेट ओवर द पर्सन, टू गेट ओवर द ब्रेकअप. क्या डिवोर्स इसी चीज़ की एक मैग्नीफाइड वर्जन होती है कि इवेंचुअली यू बिकम फाइन और नॉट? और नॉट? या आई डिपेंड करता है कि आप अपने आप में कितने रह सकते हैं, अपने आप में कितने, आपको आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, खुद को कितना सम्मान देते हो. हाँ, खुद को कितना सम्मान देते हो, आपका आत्मविश्वास कितना है, वो ये है। चलो उसको सेल्फ कह देते हैं। जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों में ढूंढते हो तो आप लोनली हो। तो आप डिवोर्स ले लो, कहीं भी जाओ, किसी रिश्ते में भी हो, सेल्फ वर्थ दूसरों में नहीं ढूंढना चाहिए, सेल्फ वर्थ अब खुद में होना चाहिए। सेल्फ वर्थ खुद में हो
तो रिश्तों को भी आप सह लोगे। सड़क पे जाते जाते अगर आपने कपड़े ऐसे पहने हैं, किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं कि यार सब मुझे देखें, कहें कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो कैसे अच्छी लगेगी वो, खुद को कैसे अच्छी लगेगी? वो तो सब देख रही है, लोग क्या समझते हैं? या लड़के भी हाँ, लड़के हो कि मेरी या इतनी बड़ी गाड़ी है, हाँ ये देखो हाँ मेरा इतना पैसा है, या सेम लॉजिक है। हाँ भाई, बड़ी गाड़ी में ऐसा होता है, एयर कंडीशन गाड़ी है, वहाँ आप बैठे हो इतनी बड़ी गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी है, वो विंडो आपने ऊपर किया है, विंडो टिंटेड है, कोई देख तो सकता नहीं आपको अंदर, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है देखो मैं गाड़ी, सब मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं। वो तो गाड़ी को देख रहे हैं, आपकी गाड़ी को देख रहे हैं, आपको तो नहीं देख रहे। अब क्योंकि आपकी सेल्फ है, मेरी गाड़ी है, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा ये है, तो आपकी अपनी सेल्फ क्या है? जी, कुछ नहीं है। पार्डन माय लैंग्वेज, हाँ पर इसे स्मॉल एनर्जी कहते हैं। या या वही या होता है, हाँ मतलब लो सेल्फ वर्थ कॉम्पनसेटेड विद एक्सटर्नल थिंग्स। या तो सेल्फ कहाँ से आता है? तो अंदर ढूंढने में अंदर बैठा है। He's inside you. Your self-worth is inside you. And you're covering it up. ढक गए आप अपने सेल्फ-वर्थ को, बड़ा घर लेके, बड़ी गाड़ी लेके, किसी को रेप करके, किसी को और को गालियाँ देके, और क्या होता है? अरे तुझा, उसको क्यों गाली दे रहे हो भाई? अपने आप को देखो। ओके, आई थिंक मेरा पॉडकास्ट इसलिए चला है क्योंकि मेरे बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, बहुत रैंडम अनरिलेटेड थॉट्स होते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे जो रैंडम अनरिलेटेड थॉट्स हैं वही तो अच्छे थॉट्स हैं। नहीं तो अगर आप उनको एक सेंटेंस जोड़ दो, इसलिए पोइट्री बेटर है ना। पोइट्री एक लाइन है, दूसरी लाइन से बिल्कुल जुड़ी नहीं है। वो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो सवाल आता है वो आपसे पूछा जाता है, पोइट आपको बताता ही नहीं। वाह, है ना। ओके, एक एक्सरसाइज करना चाहूँगा आपके साथ। करो। तो आपका एक पुराना वीडियो मुझे मिला, यू कैन टाइप शेखर कपूर सिमी गरेवाल। ओ माय गॉड। आप कौन थे सर? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही कौन था ये आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग इट, एंड सिमी गरेवाल मेरे लिए एक तरह की आइडल है, क्योंकि आई फील उनका शो काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट ओरिएंटेड होता था। मेरी दाढ़ी नहीं थी तो। नहीं, आप बहुत अलग दिखते थे, एंड आई मीन आई एम सेइंग दिस विद रिस्पेक्ट, पर आई फील अब काफ़ी, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, इन सम वेज देयर वाज सम अनरिजॉल्व्ड स्टफ इन यू। Am I right? हाँ, You've joined the dots at this point. कौन थे आप? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त था जब मैं पहली बार मैं वहाँ वेस्ट में हॉलीवुड जा रहा था और हॉलीवुड में फिल्म बनानी शुरू कर दी थी। तो शायद थोड़ा सा एरोगेंट था, थोड़ी मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी, ज़्यादा एरोगेंस नहीं दिखाना चाह रहा था, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मैं मान नहीं रहा था। क्यों? क्या यार, जब भी मैं कोई भी कहूँ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ या चलो फिल्म बनाए, तो पहला सवाल प्रोड्यूसर का क्या होता था? हीरो की माँ कहाँ है? तो एक तरह से मैं बाहर इसलिए गया कि अलग अलग तरह की कहानी सुना पाऊँ। अब यहाँ शुरू हो गया, इसलिए मैं वापस आया हूँ। वाह, क्योंकि आई कैन मेक डिफरेंट फिल्म्स नाउ इन इंडिया, विद इन इंडिया। एक तो OTT ने बदल दिया सब कुछ जी। और जब मैंने बैंडिट क्वीन के बाद बैंडिट क्वीन के बाद मैं निकल गया था, चले गया था मैं हॉलीवुड। ये बैंडिट क्वीन के बाद का फेज है। तो फेयर टू से कि जो रिस्पॉन्स आपको बैंडिट क्वीन पे मिला, कुछ लोग नाराज हो गए, वो उस इमोशन की वजह से आप में गुस्सा था थोड़ा सा, और एम आई जजिंग यू? नहीं था क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि ये आप दिखा नहीं सकते हैं, तो बैन हो गई थी फिल्म, बैन हो गई थी। फिर कोर्ट केस हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट केस हो गया। पर उसे बिकॉज द फिल्म मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी, लोगों को लगी, तो वेस्ट में मुझे बहुत लोग आ गए थे, सब एजेंट आ गया, ये आ गए, हॉलीवुड फिल्म से ऑफर होनी शुरू हुई। उसके बाद एलिजाबेथ मैंने बनाई, पर ये वो फेस था एलिजाबेथ से बनाने से एकदम पहले मैं जा रहा था बाहर। इंटरनेट पर आपके आई फील आपके कम पॉडकास्ट है, एंड दिस इज ऑल दैट पीपल नो ऑफ यू। So this has been a time capsule. It'll change through this, but लोग इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल होते हैं. So I felt a little bad that they're judging you based on this thing from the 90s, which is why I wanted to address this on this. This was the 90s. I think it's 90s, right? Yeah. Must be late 90s, 98, 97.
सिमी गरवाल की एनर्जी कैसे होती है शो के दौरान? शी वाज टू upper class. आई एम एन अपर क्लास गर्ल. ओके. तो हम सब अपर क्लास बन जाते थे, जो मैं हूँ नहीं. हाँ, हम मिडिल क्लास बॉय. आप देसी हो. हाँ बिल्कुल देसी हूँ. Okay. आपके पेरेंट्स पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते थे? वेरी सैड. Very sad? वेरी सैड. माई मदर, आई एम अ पार्टीशन बेबी. जी. तो पहले जो मुझे पार्टीशन वक्त हम आ गए थे, वो जो ट्रेन टू पाकिस्तान वो सही है, ऐसे ही आए थे हम, जिसमें ट्रेन रोकी गई थी, लोग मारे गए थे, उसी ट्रेन में थे. मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो रह गए, बट मेरी पूरी फैमिली, माई मदर एंड माई 2 सिस्टर्स एंड माई यंगर सिस्टर वाज नॉट बॉर्न, मेरी बहन और मेरी मदर ऐसे ही ट्रेन में थे जहाँ लोगों के कत्ल हो रहे थे. हम बच गए. कैसे बचे? वो मेरी मदर, हम बच्चे थे, वो हमारे ऊपर लेट के ऐसे लेट गई जैसे मर गई. हाँ. हाँ, कितना होता था तब. तो इतना था कि हम आए, दिल्ली में जब मैं देखता ना कि वो रेफ्यूजीज़ आजकल कि वो देखो रेफ्यूजीज़ की ये है, फिर याद आता है रेफ्यूजी तो मैं भी था. आज दुनिया का एक बड़ा डायरेक्टर बन गया हूँ, तब तो रेफ्यूजी था. लेकिन ये एक सीरीज़ आया था जुबली, उसकी शुरुआत में दिखाया है कि दिल्ली जो पाकिस्तान से पंजाबी रेफ्यूजी आए थे तो उनका क्या हालत था. कि कुछ मेरे पेरेंट्स ने बताया था, तब मुझे समझ आई कहाँ रहता था मैं. कुछ स्लम्स में हम रहते थे, और वहाँ जैसे पंजाबी लोग जब से आए थे उनके अगेंस्ट कितनी मूवमेंट्स हुई थी, क्योंकि पंजाबी आकर सब जॉब्स मांग रहे थे. लकी, और मेरे फादर आए, हमको छोड़ गए, फिर वापस चले गए, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत थी. लाहौर में? लाहौर में. तो आफ्टर द पार्टीशन ही वेंट बैक? या ही वेंट बैक. फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 3-4 वीक्स. तो वो जब मैंने ये प्रोग्राम देखा जुबली, तब मैंने देखा अच्छा हम ऐसे रहते थे. और मैं देख रहा हूँ पूरी टेलीविजन में दुनिया में, अरे रेफ्यूजीज ऐसे हैं बेचारे. तो हम भी, तो फिर मैंने कहा यार मैं भी ऐसा ही था, रेफ्यूजी था. याद है कुछ बचपन का? कुछ नहीं यार, मैं 1 साल का था. पर मतलब अर्लीस्ट मेमोरीज क्या है आपके? एक मेमोरी मैं बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. पाकिस्तान में गया, काफ़ी बार गया. उसके बाद मैंने जब बैंडेड क्वीन की तो नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मैंने म्यूज़िक किया. तो जब मैं गया वहाँ, तो पहले तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, तो वहाँ सबने मासूम और मिस्टर इंडिया के गाने प्ले करना शुरू कर दिए. तो मैंने कहा, खास साहब से कहा, मैंने कहा देखो ये अलग फिल्म है, ये वैसी नहीं है, इसमें मिस्टर इंडिया जैसे गाने नहीं होंगे. बट इट वाज मूविंग कि पूरे ऑर्केस्ट्रा ने मिस्टर इंडिया और मासूम के गाने बजाए. तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे मालूम था कि वेयर आई वाज, कौन से एक घर था, निस्बत रोड लाहौर में. मेरे फादर ने कहा तो वहाँ हम रहते थे, वहाँ एक घर था, एक बंगला था. तो मैं गया वहाँ, कहा ये गंदा नाला था, नाले के साथ ये था, फिर वो बंगला था. तो होता ना दीवारों के साथ लोग अपना कुछ एक वो कैनवस बिछा कर चाय बेचते हैं. तो घर तो खंडर सा था. तो वहाँ बैठा, मैंने चाय वाले से बात की, बात करते उसने देखा आप डॉक्टर साहब के बेटे हैं. वो उसको तब उसका याद था. तो बैठे, उसने चाय पिलाई, फिर कहा, मैंने कहा यार ये घर में तो यहाँ पैदा हुआ था, घर के तब से केस चल रहे हैं, पता नहीं कितने केस हो गए हैं, कभी इसका कभी उसका. तो तब फिर मैं किनेड कॉलेज में वहाँ लाहौर में मेरी मदर पढ़ती थी, तो मैं वहाँ गया, बैठा वहाँ, प्रिंसिपल से बात की, देखा ये खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं, चुन्नी और बड़ी बड़ी चुन्नी और बड़े सलवार कमीज़ पहन के घूम रही. फिर मैं कहा मेरी मदर भी उनमें से एक थी. सो आई वेंट बैक. लाहौर 1-2 बार गया. कैसी जगह है पाकिस्तान? लाहौर गया, कराची गया, जलालाबाद गया. कराची में कुछ दोस्त हैं. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने गया तो कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे, कराची में रहते थे. जलालाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान साहब का घर था, तो 2-4 कवाली के लिए गया. लाहौर में खूबसूरत शहर है, बहुत ग्रीन बहुत है. और लाहौर में मेरी मदर कहती है कि हमारी पूरी फैमिली आ गई थी, लेकिन उनकी एक कज़न रह गए थे वहाँ, उन्होंने वो इस्लाम अपना लिया और वहीं रहते थे. और कभी कभी उनमें बात होती थी. तो मैं, पर्ल होटल था तब, पता नहीं अब है कि नहीं, पर्ल इंटरनेशनल. तो मैं गया, तो वो जैसे यहाँ होता है ना जब शादियाँ होती हैं
तो वो बाहर लगा देते हैं कि ये फंक्शन इस होटल में हो रहा है, उसमें मैंने नाम देखा किसी शादी हो रही है, और जो मेरी मदर कहती थी मेरे कज़न का नाम है, वो लिखा हुआ था, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं अंदर चले गया, पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं वो डॉक्टर साहब शील का बेटा हूँ। ओ रो पड़े सब। तो ऐसा है, पंजाबियों में एक दूसरे का रिश्ता तो होता था ना, देश अलग हो गया था लेकिन वो रिश्ते तो रहे। एक शॉल वाला आता था हमेशा मेरी मदर के पास, वो सब जगह निकल, पता नहीं कैसे जाता था, पाकिस्तान जाकर ये वो, तो शॉल वाला आकर सब बताता था मेरी माँ को। वो पूरे आधा दिन बैठा रहता था, शॉल एक बेचता था। मेरी मदर बहुत कंजूस थी तब, मैं नहीं खरीदूंगी देख, पर उनकी बातें चलती रहती थी, वो किधर है, उसके साथ क्या हुआ, उसकी बेटी की शादी हो गई, ये सब। वो पाकिस्तान में और इंडिया में जैसे सब खबर देकर, वो शॉल वाले का काम ही ये था। ये एक कहानियाँ, सोचो कि कितनी कहानियाँ हैं हाँ पार्टीशन को लेकर। यार, बहुत कहानी अब, लेकिन वो जनरेशन गया। आई एम द लास्ट ऑफ द वन जिनको याद, जिनके पेरेंट्स को याद है, पेरेंट्स भी गुजर गए। क्या है कि क्योंकि वो रिश्ते नहीं रहे, तो पाकिस्तान तो अब अलग देश हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन उस वक्त मुझसे पूछो कि वो पंजाबी कल्चर था ना, दोनों जगह पंजाबी कल्चर था ना। अब हो गया, अब तो लास्ट ऑफ द जनरेशन गॉन, इट्स ओके, नाउ इट्स सेपरेट नेशन कम्प्लीटली। पर फॉर ईयर्स बात करते थे कि वो कहाँ गए, अरे वो तो उधर चले गए, वो इधर चले गए, वो इधर चले गए। Weird to think that what you said कि you're the last of the Yeah, अब I'm the last of the infant थे. generation that actually was born in Pakistan, what is now Pakistan. Have you met other people like that? Born in Pakistan and come home. I'm sure you knew people in Delhi. हैं? कोई आपस में बात होती थी इस चीज़ के बारे में? Because मैं तो 1 साल का था, they don't remember that much, but their parents would talk all the time. आप बॉम्बे कभी आए? मैं बॉम्बे आया था, लंदन से आया था, लंदन में पढ़ता था, उसके बाद आया यहाँ कोई अर्ली 80s में, लेट 70s में आया। ओके, कैसी जगह थी बॉम्बे? अच्छी जगह थी यार, वो इतना भीड़ नहीं, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, खाली खाली था ज़्यादा, और सस्ता था। आपने वो वाली मूवी देखी, अमोल पालेकर की मूवी है, आई थिंक इट्स कॉल्ड छोटी सी बात, if I'm not हाँ, mistaken. हाँ, yeah, देखिए, हाँ. that's how I know Bombay, Yeah. through that movie. yeah, Simpler, easier, Yeah. more melodic. more melodic, correct. और less crowded, that's what I remember, less crowded. जब आप आज अगर ताजमहल होटल गए उधर, और आपने वहाँ बूफे लंच किया है उसके सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट आज आज? 3,000 rupees, 4,000. उन दिनों 12 रुपए, मुझे याद है, मैं बूफे खाने गया जाता था कभी कभी, तो पूरा बूफे 12 रुपए में होता था। अच्छा, चेंज्ड है। अमेरिका आप कब गए? 80s में बैंडेड क्वीन के बाद चले गया था। ओके, और वहाँ लोगों ने एक ब्राउन बॉय को एक्सेप्ट कैसे किया? मुश्किल था, पहले तो उनको बहुत समझाना पड़ता था कि मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता हूँ, फिर उनको समझाना पड़ता था कि भैया फिल्म इंटरनेशनल फिल्म होती है, फिल्म होती है, चाहे यहाँ बनाओ चाहे बैंडेड क्वीन बनाओ। फिर मैं कहता था भाई बैंडेड क्वीन की वजह से तो आपने यहाँ मुझे बुलाया, तो आप क्यों फिर मुझे पूछोगे आपको फिल्म। अच्छा, एक चीज़ ये सिर्फ फिल्म बफ को समझ आएगी जी, कि फिल्म जब हम बनाते हैं, हम कहते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम, प्लॉट, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब मैंने बैंडेड क्वीन बनाई तो मैं चाहता था कि लोग फिल्म के बाहर जब आएँ तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मैं नहीं देने वाला उनको, बाहर आकर उनको ऐसे गुस्सा आना चाहिए कि इस जो सिलसिला जो मैंने दिखाया उसमें को दे हैव टू डू समथिंग। ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जिसमें थर्ड एक्ट नहीं होता, वो थर्ड एक्ट कहते हैं, थर्ड एक्ट था ही नहीं बैंडेड क्वीन में, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं था। उफ, है? तो हॉलीवुड में से लगा कि भैया वो मुझे समझाते थे कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कहा तुमसे ज़्यादा समझ है मुझे 3 एक्ट स्ट्रक्चर की, इसलिए कि मैं जानकर थर्ड एक्ट नहीं डाला, जानकर समझ के कि नहीं डालूंगा तो लोग आएंगे बाहर तो उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो दैट्स व्हाट आई वांट। सबलिमेट नहीं है, जैसे अगर आप दीवार बनाए और लास्ट सीन ना हो, मतलब कंक्लूजन नहीं होती। हाँ, कंक्लूजन नहीं, मैं कंक्लूजन देना ही नहीं चाहता। कंक्लूजन क्योंकि
वो जो प्रॉब्लम है उसका कोई इंक्लूजन हुआ ही नहीं अभी। ओके। गोरे कैसे होते हैं? ठीक है, अमेरिका में तो गोरे कहाँ कहाँ से नहीं आते, मैक्सिकन होते हैं, स्पेनिश होते हैं, अमेरिका पूरी कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स की, लेकिन गोरे जो हमारे मन में बैठे हैं ना उनको निकालना है। एज एन या अंग्रेज? हाँ, अंग्रेज। वो जो गोरी चमड़ी है वो अंग्रेज हैं। जी। वो तो अभी भी हम हमारे सिर में, हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। हाँ। तो क्योंकि जब मैंने यहाँ मासूम बनाई, मिस्टर इंडिया बनाई, बैनेट क्वीन बनाई, इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मुझे एलिजाबेथ के बाद मिली। और उसके 9 ऑस्कर नॉमिनेशन आ गए। अरे शेखर कपूर क्या डायरेक्टर, अरे वही तो डायरेक्टर था मैं जो यहाँ बैठा था। बचपन में मैंने यही सुना आपके बारे में, बाद में पता चला कि आपने मिस्टर इंडिया भी बनाई थी। मिस्टर इंडिया देखी थी, पर जब आसपास के रिलेटिव्स आपका नाम लेते थे, इट वुड बी फॉर योर हॉलीवुड फिल्म्स, एंड इट्स सच अ सैड ट्रूथ कि भारत में कूल बनने के लिए आपको वहां पहले कूल बनना पड़ता। अभी भी है यार। अभी भी, क्योंकि मैं तो हो आया हूँ तो मुझे दिखता है अपने दोस्तों में, अभी भी है। ये क्या, ये जो फॉरेन ब्रांड्स पहनने की जरूरत क्या है? मैं तो नहीं पहनूंगा। इतने पैसे दो और किसी और को एडवर्टाइज करो, देखो लिखा हुआ है, अरे मुझे पैसे दो मैं लिखूंगा। बट दिस थिंग, आई विल से दिस, ये जो हमारे मोदी जी ने कहा ना कि भाई इतनी बड़ी शादियां करने हो तो बाहर जाकर क्यों करते हो, इंडिया में करो, सब कुछ है यहाँ। मुझे भी लगता है, पेरिस क्यों जाते हो शादी करने? ना आपका वो कौन सा घर है, आपका कौन सी फैमिली पेरिस में रहती है जो आप पेरिस जाते हो? खैर वो छोड़ो, बट अभी भी इंडिया में ये बहुत है, ये निकाल देना चाहिए। जो कलोनियलिज्म बैठा हुआ है ना हमें, और मुझे दिखाई देता है, मैं तो हो आया हूँ वहाँ। मैं तो वहाँ से उनको उनकी एलिजाबेथ, उनकी सबसे बड़ी क्वीन के बारे में फिल्म बनाकर ऑस्कर लेकर आ भी गया वापस। अब मुझे वो है नहीं, कलोनियलिज्म मेरे मन में बैठा ही नहीं। आई होप कि यू हैड फन टुडे। लॉट्स ऑफ फन। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। जस्ट वांट टू से थैंक यू सर। थैंक यू। मच मोर टू स्पीक विद यू अबाउट, श्योर। जस्ट जनरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक बहुत ऑर्गेनिक रियल कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ, एंड आई नो द ऑडियंसेस हैव अंडरस्टूड दैट। ओके, सो जेन्युइनली लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा ये बताइए कमेंट सेक्शन में। शेखर सर डेफिनेटली स्कैन कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस को। मुझे ये बताइए कि इस लेजेंड के साथ आपको और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ही इज़ गोइंग टू रिटर्न ऑन TRS। मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज़ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड।